हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आप लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले पाचन तंत्र की। अपन जैव प्रक्रम को शुरू कर चुके थे और पाचन तंत्र अपन कंप्लीट कर चुके थे, श्वसन तंत्र कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज अपन अगला लेके आए हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना, और इसके बाद में अपना रहेगा परिवहन, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि अपने शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं होती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? उपापचयी क्रियाएं बोल सकते हैं अपन, जिनके अंदर पाचन होता है। क्या होता है? पाचन। इस पाचन प्रक्रिया के दौरान जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ के उनका अवशोषण हो जाता है और पीछे क्या बचते हैं? अपशिष्ट बचते हैं। क्या बचते हैं? अपशिष्ट। तो मनुष्य की कोशिकाओं में निर्मित इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंगों का एक सुव्यवस्थित तंत्र होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गई चीज? ओके, जैसे कि अपन बात करें तो अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं या पानी पीते हैं तो मलाशय के द्वारा मल का उत्सर्जन होता है, मूत्राशय के द्वारा मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंगों का सुचारू रूप से एक तंत्र काम करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब जैसे कि श्वसन के द्वारा भी उत्सर्जी पदार्थ CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है ना, तो फेफड़े भी एक तरह से क्या हो गए? उत्सर्जन तंत्र हो गए, उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा हो गए। जैसे अपनी स्किन है, श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने और मोम वगैरह इनका निष्कासन किया जाता है, यूरिक अम्ल वगैरह का। ठीक है ना, तो अपना जो स्किन है वो भी एक उत्सर्जी अंग हो गया। ठीक है ना, और अपना जो मलाशय है, मूत्राशय है, ये भी अलग अलग, जैसे कि किडनी हो गया, ये भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो इन सभी उत्सर्जी अंगों का जो समूह है, एक स्पेशल, एक व्यवस्थित, एक अभिविन्यासित जो समूह है, वो एक तंत्र के रूप में काम करता है, एक सिस्टम के रूप में काम करता है। वही सिस्टम क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, देखो ये आपके उत्सर्जन तंत्र की क्या है? एक छोटी सी इमेज है। ठीक है ना, आप लोग इसको आराम से देख पा रहे होंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये लो। ये अपनी जो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो अंग है वो क्या है रे? ये इसको क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े होते हैं। सॉरी, 1 जोड़ा होता है, 2 किडनी होती है, दाईं और बाईं। ठीक है, सेम के बीज के आकार की सेंधफली होती है, उसका जो बीज होता है उसके आकार की होती है। ठीक है, इस किडनी का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला। ठीक है, और ये बीच के अंदर ये जो खांच है दिख रही है आप लोगों को, ये जो बीच के अंदर ये खांच दिख रही है, ये खांच क्या कहलाती है? पेल्विस। क्या कहलाती है? सीधा ही पूछ ले, पेल्विस किसका अंग है भाई? किडनी का। समझ में आ रही है ना चीज? सीधा डायग्राम से ही पूछ ले या अपना का ऑप्शन ही दे दे, निम्न में से पेल्विस पाया जाता है वृक्क में, माइटोकॉन्ड्रिया में, मूत्राशय में, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये चीज क्या है? पेल्विस है। उसके बाद में अब देखिए, इस किडनी के ऊपर ये जो संरचना दिख रही है आप लोगों को, इसको एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क, अधिवृक्क का मतलब किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है पश्च महाशिरा है। कौन सी है? पश्च महाशिरा। और ये जो देख रहे हैं आप लोग लाल कलर की, पृष्ठीय महाधमनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो शिरा है, ये जो एक नलिका आपको दिख रही है, ये किडनी के अंदर प्रवेश कर रही है, इसको कहते हैं रीनल धमनी। और ये एक छोटी सी शिरा और प्रवेश कर रही है, इसको रीनल शिरा। देखिए, पूछने में सीधा यहीं से पूछ सकते हैं कि रीनल धमनी होती है या रीनल धमनी पाई जाती है या रीनल शिरा पाई जाती है, ठीक है, या पेल्विस पाया जाता है। तो ये नाम याद रखने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। तो किडनी के अंदर पेल्विस भी होता है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला। ठीक है, एक होती है रीनल धमनी, एक होती है रीनल शिरा। समझ में आ गई? उसके बाद में पूरा प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद में ये जो मूत्र है, ये मूत्र वाहिनी से यहां आता है, मूत्राशय में इकट्ठा होता है, मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है। ठीक है ना? ओके, नाम याद रख लेना, इसीलिए आपको यहां बताया है। आगे चलते हैं अपन। चलिए,
उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे पहली बात है, दिख तो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हाथों से लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा पेन भी अलग यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने वाला एक सुव्यवस्थित तंत्र ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। बता दिया आप लोगों को। अब देखिए विभिन्न उत्सर्जी अंग कौन कौन से। फेफड़ा है, CO2 का निष्कासन 200 मिलीलीटर प्रति मिनट। कितना मिलीलीटर? 200 ml प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया ज्यादा विषाक्त होता है बजाय यूरिया के। जब अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है तो वो यूरिया फिर कहां? अपने नेफ्रॉन के द्वारा छानकर उसको मूत्र के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ गई चीज। उसके बाद में त्वचा। त्वचा के अंदर दो ग्रंथियां होती है, एक तो होती है श्वेत ग्रंथि, एक होती है तेल ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या करती है? पसीना निकालती है। उस पसीने के अंदर जल, नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल होते हैं। जल होता है, नमक होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक अम्ल। इन दोनों को याद रखना, ये दोनों पता है, जल और नमक। और पसीने में क्या होते हैं? यूरिया और लैक्टिक अम्ल। निम्न में से पसीने में कौन उपस्थित होता है या नहीं होता है? यूरिया और लैक्टिक अम्ल, जल प्लस नमक। फिर देखो तेल ग्रंथि, सीबम द्वारा स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन। तेल ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो सीबम का उत्सर्जन करती है। तो सीबम के द्वारा किसका होता है? स्टेरॉल का। किसका? स्टेरॉल। अपन कहते हैं ना तेलीय स्किन हो गई या चिपचिपी स्किन हो गई, यहां से हाथ लगाते हैं तो चिकना चिकना लगता है, तो वो क्या है? सीबम है। वो क्या है? सीबम। वो हमारी स्किन की तेल ग्रंथियों के द्वारा सीबम यानी स्टेरॉइड का जो है स्टेरॉल का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? स्टेरॉल का। फिर चौथा है वृक्क, किडनी। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी ही है, ठीक है ना, जो नाइट्रोजी अपशिष्टों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। फिर देखो रे, सजीवों में मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्टों अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? देखो, सबसे पहला है अमोनोलैक्टिक। क्या है? अमोनोलैक्टिक। क्या नाम है? अमोनोलैक्टिक। अमोनो अलग होगा, अमीनो अलग होगा। अमोनोलैक्टिक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यह ध्यान रखना, मुख्य रूप से किसमें होता है? जलीय जीवों के अंदर। पूछ लेगा कि मछली द्वारा उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो अमोनिया। और वो जीव कौन से? अमोनोलैक्टिक। अमोनोलैक्टिक कौन? जलीय जीव होते हैं, मुख्य रूप से उत्सर्जन किसका करते हैं? अमोनिया का करते हैं। फिर है यूरियोलैक्टिक। क्या नाम है? यूरियोलैक्टिक, ठीक है। यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। मुख्य रूप से स्थलीय जीव, जैसे कि हम लोग हैं, हम अपने मूत्र के अंदर जो मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन ज्यादा होता है? यूरिया का। किसका होता है? यूरिया का। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या है? यूरियोलैक्टिक। एक आएगा यूरिकोलैक्टिक। ध्यान रखना, अमोनोलैक्टिक अलग है, अमीनोलैक्टिक अलग है, यूरियोलैक्टिक अलग है, यूरिकोलैक्टिक अलग है, ठीक है। तो अमोनोलैक्टिक कौन है? जलीय जीव, अमोनिया का उत्सर्जन। यूरियोलैक्टिक कौन है? स्थलीय जीव, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, देखो भाई, यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में। ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में। और जो प्रोसेस होता है उसका नाम है ऑर्निथिन चक्र। क्या नाम है? ऑर्निथिन चक्र। कौन सा चक्र है भाई? ऑर्निथिन चक्र। कौन सा चक्र? ऑर्निथिन चक्र, ठीक है। यूरिया का निर्माण कहां होगा? यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। किस चक्र? ऑर्थिनिन, ठीक है, ऑर्निथिन चक्र। कौन सा चक्र? ऑर्निथिन चक्र। अब देखिए यूरिया का निर्माण कैसे होता है।
एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, एक अणु अमोनिया और 3 अणु एटीपी। एक अणु CO2, एक अणु अमोनिया, 3 अणु एटीपी। इससे क्या बनता है? यूरिया। ये रहा यूरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको CH4N2O भी लिख सकते हैं। यूरिया का सूत्र क्या है? पूछ ले। CH4N2O। यूरिया का सूत्र क्या है? CH4N2O। इस CH4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर NH2 और इधर भी NH2। ठीक है, अगर ऐसा सूत्र आ जाए तो ये यूरिया है। नहीं तो अगर ऐसा पूछ ले आप लोगों को कि निम्न में से यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखना निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। निर्माण कहां होता है? यकृत में। प्रोसेस कौन सा है? ऑर्निथिन चक्र। कौन सा चक्र? ऑर्निथिन चक्र। ठीक है, देखिए उसके बाद, हाँ भाई, फिर देखो रे यूरिकोलैक्टिक। अभी क्या आया था? यूरियो स्थलीय जीव। अब आया यूरिको। यूरिक अम्ल का निर्माण करने वाले, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव मुख्यतः किस में? पक्षियों और सरीसृपों में। पक्षियों और सरीसृपों के अंदर कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, क्योंकि वहां पर क्या पानी की मात्रा क्या होती है? कम। इसलिए ये लोग यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन है वो पेस्ट के रूप में करते हैं। बीटा वे बीटा। ठीक है, तो वो बीट क्यों बनती है? यूरिक अम्ल की वजह से। तो पक्षी और सरीसृप, समझ में आ गई? ओके। पेस्ट के रूप में उत्सर्जन, जल की मात्रा क्या होती है? कम। फिर अमीनो। अभी अमोनो पढ़ा था ना, जलीय जीव है। अभी देखो अमीनो लैक्टिक आया। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव कौन है? इकाइनोडर्मेटा श्रेणी के जीव। सीधा सीधा यही नाम पूछा जाएगा कि इकाइनोडर्मेटा श्रेणी के जीव होते हैं अमीनो लैक्टिक। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमीनो अम्ल का। ठीक है, उसके बाद देखो ये देखिए, मकड़ी द्वारा गुआनिन का उत्सर्जन किया जाता है। सवाल पूछा गया है पहले एग्जामों के अंदर। कबूतर हाइपोजेंथिन का उत्सर्जन करता है, यह भी पूछा गया है। हाइपोजेंथिन कौन? कबूतर। मकड़ी कौन? गुआनिन। कुत्ता जो है एलेंटाइक का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? एलेंटाइक का उत्सर्जन करता है। समझ में आ गई चीज? वैसे एक बात बताएं तो जब मगरमच्छ वगैरह, सांप वगैरह, इनमें मूत्र से होता ही नहीं है, यानी मूत्र वाहिनियां वगैरह, यानी ये जो है ना लिक्विड निकालने वाला सिस्टम, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो मकड़ी किसका करती है? गुआनिन का। कबूतर हाइपोजेंथिन का और कुत्ता एलेंटाइक का उत्सर्जन करता है। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें अगर देखिए विभिन्न जीवों में उत्सर्जी अंग, अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग पूछ सकते हैं आपको, किसमें कौन सा है? थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा दिख जाएगा ना। ये देखिए आप लोग। ठीक है, पहला है केंचुआ। क्या है? केंचुआ। केंचुए के अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? मेटानेफ्रीडिया। क्या नाम है? मेटानेफ्रीडिया। क्या नाम है? मेटानेफ्रीडिया। गोलकृमि, इसके हेल्मंथीज। गोलकृमि क्या होते हैं? इसके हेल्मंथीज। इनके अंदर कौन होता है? रेनेट कोशिका। कौन सी कोशिका? रेनेट कोशिका। यहां लिख लेना, गोलकृमि के पास में इसके हेल्मंथीज। इसके हेल्मंथीज गोलकृमि के अंदर उत्सर्जी अंग कौन है? रेनेट कोशिका। फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इनमें उत्सर्जन कहां होता है? शरीर की सतह के ऊपर। ठीक है ना? फिर है प्लेटी हेल्मंथीज, चपटे कृमि। ये कौन थे? गोलकृमि, रेनेट कोशिका। ये कौन है? प्लेटी हेल्मंथीज, चपटे कृमि, प्रोटोनेफ्रीडिया, यानी ज्वाला कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। सीधे ही पूछ ले, निम्न में से ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ठीक है ना? तो प्लेटी हेल्मंथीज, चपटे कृमि के अंदर। फिर देखो ऑर्थोपोडा के अंदर उत्सर्जी अंग कौन है? मेलपीगी नलिका। मेलपीगी नलिका किसमें? ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग मेलपीगी नलिका। मोलस्का के अंदर क्रेवर के अंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रेवर के अंग। कौन से अंग भाई?
क्रेवर के अंग, मोलस्का के अंदर उत्सर्जी अंग कौन है? क्रेवर के अंग। फिर स्तनधारी पक्षी और सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप के अंदर उत्सर्जी अंग मेटानेफ्रोनिक किडनी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया और वो भी पूछा गया है, आगे वाला भी। तो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप के अंदर उत्सर्जी अंग कौन है? मेटानेफ्रोनिक किडनी। उभयचर के अंदर मीजोनेफ्रोनिक किडनी। और तीसरा रहे आपके पिसीज, पिसीज के अंदर कौन है? प्रोनेफ्रोनिक किडनी, प्रोनेफ्रोनिक किडनी। तो देखो, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप मेटानेफ्रोनिक किडनी, स्तनधारी पक्षी सरीसृप मेटानेफ्रोनिक किडनी, उभयचर मीजोनेफ्रोनिक किडनी और पीसीज के अंदर प्रोनेफ्रोनिक किडनी। ये अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग क्या है? उत्सर्जी अंग है। चले आगे। ओके, ठीक है, ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन थी जो हो गई अपने कंप्लीट। अब अपन आगे चलते हैं। मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन है? वृक्क हो गया, मूत्र नलिका हो गया और मूत्राशय हो गया। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है। फिर देखिए, वृक्क के अंदर सबसे पहला कौन है? किडनी। यह कशेरुक दंड के दोनों ओर डायफ्राम के नीचे पाए जाते हैं। कशेरुक दंड का मतलब ये पीछे अपना जो रीढ़ की हड्डी का खोल है, इसके दोनों ओर डायफ्राम के नीचे, ये डायफ्राम इसके नीचे, यानी अपने हिप्स होते हैं ना, इसके थोड़ा सा ऊपर क्या पाई जाती है? किडनी। जोड़े में होती है। सेम के बीज आकार लाल रंग का होता है। हाँ, 4 से 5 इंच लंबी और इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम लगभग। पूछ सके किडनी की लंबाई कितनी? 4 से 5 इंच और वजन कितना? 140 से 150 ग्राम, ठीक है। इनके चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है? पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली। इनकी उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने जब एपिथेलियम उत्तक पढ़ा था, उपकला उत्तक, तब हमने कहा था कि यह एकमात्र ऐसा उत्तक है जो तीनों भ्रूणीय स्तरों से बनता है। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, तीनों भ्रूणीय स्तरों से निर्मित उपकला उत्तक होता है, ठीक है। और जो किडनी की उत्पत्ति होती है वो कौन सी होती है? मीजोडर्मल होती है। भ्रूणीय अवस्था का एक पार्ट है ये। मीजोडर्मल क्या है? भ्रूणीय अवस्था का पार्ट है। ये एक प्रकार की क्या है? भ्रूणीय अवस्था है। मीजोडर्मल क्या है? भ्रूणीय अवस्था है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप लोग, उद्भव के आकार पर वक्र किडनी कितनी प्रकार की होती है? 3। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। प्रोनेफ्रोनिक, मीजोनेफ्रोनिक, मेटानेफ्रोनिक। इधर देखिए आप लोग, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था। प्रोनेफ्रोनिक किसमें होती है? पिसीज के अंदर, पक्षियों के अंदर, ठीक है। मीजोनेफ्रोनिक किसमें होती है? उभयचर के अंदर। और मेटानेफ्रोनिक किसमें होती है? स्तनधारी पक्षी और सरीसृप। ये जो 3 प्रकार की किडनियां हैं ये उद्भव के आधार पर है। कौन कौन सी? मेटानेफ्रोनिक, मीजोनेफ्रोनिक और प्रोनेफ्रोनिक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोनेफ्रोनिक किडनी सबसे सरल प्रकार का उत्तक है, यानी सबसे सरल प्रकार की किडनी है। जलीय जीवों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है रे? जलीय जीवों में। फिर है मीजोनेफ्रोनिक किडनी, यह वयस्क मेंढक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वयस्क मेंढक में। कौन? मीजोनेफ्रोनिक किडनी। इस वृक्क में हेलने का लूप नहीं पाया जाता। जो मेंढक का वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वहां पर हेलने का लूप नहीं होता है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं, किसमें हेलने का लूप अधिक विकसित होता है, किसमें कम होता है, किसमें नहीं होता। तो जो मेंढक की किडनी है मीजोनेफ्रोनिक, वहां पर हेलने का लूप होता ही नहीं। पूछ लेगा निम्न में से किस किडनी में हेलने का लूप नहीं होता? मीजोनेफ्रोनिक किडनी। पचेरे मेटानेफ्रोनिक किडनी, यह स्तनधारियों तथा सरीसृपों में पाए जाते हैं। ये किडनीज पूर्ण विकसित होती, ठीक है ना। तो कौन सी किडनीज पूर्ण विकसित होती है? मेटानेफ्रोनिक किडनी। कौन सी? मेटानेफ्रोनिक किडनी, ठीक है। चले आगे, देखो ये आगे अपनी किडनी, मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना का रेखा चित्र, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, इसकी बाहरी जो सतह है, इस बाहरी सतह को क्या कहते हैं रे? वल्कुट। क्या कहते हैं? वल्कुट। या क्या नाम होता है?
कॉर्टेक्स। इस बाहरी सतह का नाम क्या है? वल्कुट या कॉर्टेक्स। ये जो अंदर की सतह है इसका नाम क्या है? मध्यांश। क्या नाम है? मध्यांश, या इसको क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं रे? मेडुला कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये शीर्ष गुहा कहलाती है रे। इसको वृक्कीय श्रोणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणी। इसको क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणी बोलते हैं। और ये जो आपको ये लाइनें दिख रही है इस प्रकार से, ये देखिए, इन लाइनों को अपन क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। मनुष्य के अंदर पिरामिड कितने होते रहे? लगभग 18 से 24 तक होते हैं। और जबकि हाथी और खरगोश का अगर पूछे, हाथी और खरगोश का अगर पूछे तो पिरामिड उनमें कितना होता है? एक ही होता है। ये ध्यान रखना, पिरामिडों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे रे वृक्क की संरचना देखो। वृक्क की सतह पर मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इन खांच ने कहीं क्या करे? हाइलम। ये जो खांच होती है ना, इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इस खांच को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, ठीक है। मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं हाइलम से ही वक्र में प्रवेश करती है। मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां और तंत्रिका जितनी भी है, जो भी है, सबकी सब प्रवेश कहां से करेगी? इस हाइलम से होकर ही वक्र में प्रवेश करती है, ठीक है। समझ में आ गया हाइलम। फिर वक्र की बाहरी सतह कोर्टेक्स और भीतरी भाग मध्यांश यानी मेडुला कहलाता है। मध्यांश या मेडुला में शंक्वाकार पिरामिड पाए जाते रहे। 8 से 12 रहे, 18 से 24 नहीं हो, सॉरी। मध्यांश मेडुला में शंक्वाकार पिरामिड पाए जाते हैं। मनुष्य में पिरामिड होते हैं 8 से 12। हाथी और खरगोश में कितने होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है ना। 8 से 12 था रे, 8 से 12 मनुष्य के अंदर, ठीक है। ओके, तो मनुष्य में पिरामिड कितने होते हैं? 8 से 12। हाथी और खरगोश में कितना? 1। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन पाई जाती है। ये देखिए, नेफ्रॉन का चित्र मैंने भी बनाया हुआ है इधर आपको और दिखने के लिए, और मैंने लाया इधर चित्र, ठीक है। देखिए होता क्या है कि ये जो संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये वाली, इस संरचना को कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट, ठीक है। और इसके अंदर की ये जो संरचना है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। ये जो है, ये है अभिवाही धमनी, यानी जो अंदर प्रवेश करती है, गंदा रक्त लेकर आती है। ये जो धमनी है, ये अपवाही धमनी है, यानी जो बाहर जाती है, शुद्ध रक्त लेकर जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है, ना, ये हेलने का लूप है। ये हेलने के लूप की अवरोही भुजा, ये हेलनों की लूप की आरोही भुजा। और ये जो नलिका ना, ये है समीपस्थ नलिका। और ये जो नलिका है, ये क्या है? दूरस्थ नलिका। ये वगैरह संग्रहण नलिका वापस इधर, ठीक है। और ये लास्ट के अंदर वापस मूत्राशय के अंदर जाती है। एक बार इसको थोड़ा बड़ा करके बता दूं आप लोगों को। ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा ये इस तरफ से बना हुआ है। ये देखिए, वृक्क धमनी की ये क्या है? शाखा। ये देखो, यहां से जो जा रही है, इसको अभिवाही धमनी। ये अंदर वाला मैंने बताया था बोमन संपुट, और ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो जा रही है, ये कौन सी है? अपवाही धमनी। फिर जब आगे निकल कर आते हैं, तब ये जो कुंडलियां आपको दिख रही है, इन कुंडलियों को समीपस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, पास वाली को। और ये जो है, इस यहां पर, इसको दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे जब आते हैं तो ये अवरोही नलिका, ये हेलने का लूप, ये आरोही। देखो, ये नीचे जा रही है, ठीक है, अवरोही। ये ऊपर आ रही है, आरोही, ठीक है। ये हेलने का लूप हो गया। और ये जो है संग्रह वाहिनी, और यहां पर नीचे वापस मूत्राशय के अंदर इसका रास्ता होता है, ठीक है भाई। एक बार वापस से इस चीज को आप लोग आराम से देख लेना। अब कुछ एक पॉइंट है रे इधर, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। देखिए भाई, अब एक बात बताऊं आपको, जो किडनी की मेन संरचनात्मक इकाई है, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, होता क्या है? जो अपना अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या? जिसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि मिले हुए, ये सब के सब रक्त के साथ कहां आते हैं?
वृक्क के अंदर, वृक्क के अंदर 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स पाई जाती है, 10 लाख के करीब। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, ऐसी ऐसी कितनी होती है, 10 लाख। तो सभी नेफ्रॉन्स के अंदर वो अशुद्ध रक्त जाता है, फिर वहां पर उनका क्या किया जाता है, निस्पंदन होता है, ठीक है, फिर अवशोषण होता है, फिर श्रवण होता है, और लास्ट में यूरिया यूरिक अम्ल बचते हैं जो मूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसकी पूरी प्रोसेसिंग चलती है। तो इस निस्पंदन की प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का क्या होता है, निस्पंदन होता है। 1 मिनट में कितना, 1000 से 1200 ml। वृक्क धमनी गंदा रक्त लाती है, वृक्क शिरा शुद्ध रक्त लेकर जाती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ बोमन संपुट वृक्क के रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो, पूछ लेगा बोमन संपुट किस में पाया जाता है, बोमन संपुट वृक्क के कौन से भाग में पाया जाता है, तो रीनल कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। वुमेन संपुट वृक्क के किस भाग में पाया जाता है, तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। वुमेन संपुट वृक्क के कौन से भाग में, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे, वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच, देखिए वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच में फैलकर क्या बनाते रहे, स्तंभ बनाते हैं, ठीक है ना। ये पिरामिड है, इन पिरामिड के बीच में ये दिख रहा है आपको संरचना है, ये क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। ये वलकुट पिरामिड है, ये बना ना, ये पिरामिड है, इनके बीच में फैलकर ये क्या बने, स्तंभ बने कि नहीं बने। तो ये जो स्तंभ होते हैं, इन स्तंभों को बर्टिनी स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं रे, बर्टिनी स्तंभ कहते हैं। इन स्तंभों को क्या कहते हैं, बर्टिनी स्तंभ। बर्टिनी की जगह आपको एग्जाम में बर्टिनी भी लिखा सकता है, तो बर्टिनी स्तंभ कहते हैं। बर्टिनी स्तंभ कहां होते हैं, तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। वुमेन संपुट कहां होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। बर्टिनी स्तंभ कहां होते हैं, तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। रीनल कॉर्टेक्स नहीं देके सीधा पूछ ले, बर्टिनी स्तंभ का संबंध है किडनी, ये ग्रंथि वो ग्रंथि, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, बोमन संपुट में पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, पोडोसाइट्स कोशिकाएं। बोमन संपुट के अंदर पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। बोमन संपुट के अंदर कौन सी कोशिकाएं, पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। नाम याद रखना, ध्यान रखना, कौन सी कोशिकाएं, पोडोसाइट्स, ठीक है। बोमन संपुट सल्की उपकला से निर्मित है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। बोमन संपुट किससे निर्मित है, सल्की उपकला से। ग्लोमेरुलस का जल स्थितिक दाब पूछे 70 से 75 mm ऑफ mg, 70 से 75 mm ऑफ Hg, मरकरी का स्तंभ, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, GHP। सीधा ही पूछ ले, ग्लोमेरुलस का GHP होता है तो 70 से 75। GHP का मतलब क्या, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP कितना, 70 से 75, ठीक है। नेफ्रॉन की निकटस्थ कुंडली नलिका द्वारा ग्लूकोज का पुनः उत्शोषण किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयोडा है, ग्लूकोज का पुनः उत्शोषण कहां होता है, तो निकटस्थ कुंडलित नलिका। निकटस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण। मनुष्य के एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है भाई, 10 लाख। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देख लो, कहीं नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, ध्यान रख लेना, याद रख लेना, यहीं से पूछा जाएगा। मरुस्थलीय जीवों में हेलने का लूप अधिक विकसित होता, आ गया ना। मेंढक में तो होता ही नहीं है, बताया था। और मरुस्थलीय जीवों में हेलने का लूप अधिक विकसित होता है, ठीक है ना। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, और जो हेलने का लूप है वो जो निस्पंदन उसको गाढ़ा बनाता है। जब अवरोही भुजा के अंदर वो निस्पंदन नीचे आता ना, तो वो हेलने का लूप उसको क्या करता है, गाढ़ा बनाता है। और जितना गाढ़ा बनाएगा उतना पानी आगे कम जाएगा मूत्र के अंदर, इसलिए मरुस्थलीय जीव जो है वो मूत्र विसर्जन कम करते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जन उसका कम करते हैं, ठीक है। चलिए
वैद्युत अपघट्य तथा जल का सर्वाधिक अवशोषण समीपस्थ नलिका, यह भी ध्यान रखना। निकटस्थ कुंडली नलिका ग्लूकोज और समीपस्थ नलिका द्वारा वैद्युत अपघट्य जल और तथा जल का सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है। ठीक है भाई। फिर हेलने का लूप निस्पंद को गाढ़ा करता है और इस हेलने के लूप में एक मैकेनिज्म पाई जाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाम याद रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पाई जाती है? हेलने के लूप के अंदर। क्या होता है कि जब अवरोही भुजा के अंदर निस्पंदन आता है नीचे आएगा, फिर हेलने का लूप उसको क्या करेगा? गाढ़ा करेगा। फिर जैसे जैसे आरोही भुजा के अंदर ऊपर चढ़ेगा वापस वो तनु होता जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। कहां पाया जाता है? हेलने के लूप के अंदर। कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए, फिर एक नाम है रे वासा रेक्टा। नाम क्या है? ध्यान रखना, वासा रेक्टा। क्या नाम है? वासा रेक्टा। होती क्या है कि भाई अपवाही धमनी और वृक्क नलिका। अपवाही धमनी जो रक्त के अंदर जाती है, सॉरी रक्त से बाहर जाती है, अभिवाही अंदर आती। तो अपवाही धमनी और वृक्क नलिका ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? परिनलिका का निर्माण करती है। किसका? परिनलिका। और परिनलिका प्लस हेलने का लूप अगर मिल जाए तो एक यू आकार की संरचना बनती है जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। तो वासा रेक्टा के अंदर कौन कौन है? अपवाही धमनी, वृक्क नलिका और हेलने का लूप। ये इस प्रकार से पढ़ा था ना, ठीक है? अभिवाही धमनी, वृक्क नलिका और हेलने का लूप, ठीक है ना? ये इस प्रकार से एक संरचना बनती है जिसको वासा रेक्टा कहा जाता है। अब देखिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की अगर अपन बात करें, ये देखिए मूत्र निर्माण की अगर कह रहे हित गया डब्बा। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 अंग है, गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण। कौन कौन? गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण। निस्पंदन में क्या है? देखिए बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस द्वारा किया जाता है। ये था बोमन संपुट, इसके अंदर एक और हिस्सा था इस प्रकार से, ये होता है ग्लोमेरुलस। तो निस्पंदन होता कहां है? ग्लोमेरुलस में। ये ध्यान रखना, निस्पंदन की प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है? बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, अभिवाही धमनी, मूत्र नलिका, किन में? तो ग्लोमेरुलस में। किसमें? ग्लोमेरुलस में। रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लवण निस्पंदित होकर कहां आ जाते हैं? बोमन संपुट में। यहां से निस्पंदित होंगे और कहां आ जाएंगे? यहां पर। फिर यहां से एक नलिका निकली थी, यहां से ऐसे होकर आगे चलते चलते, ठीक है? तो कौन कौन? एक तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और लवण। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और लवण निस्पंदित कहां होते हैं? ग्लोमेरुलस में। आते कहां है? बोमन संपुट के अंदर। वृक्कों द्वारा निस्पंदित की गई मात्रा गुच्छ निस्पंदन दर कहलाती है। वृक्क द्वारा निस्पंदित की गई मात्रा प्रति मिनट क्या कहलाती है? गुच्छ निस्पंदन दर, GFR। GFR गुच्छ निस्पंदन दर। सामान्यतः यह दर 125 ml प्रति मिनट होती है। कितनी? 125 ml प्रति मिनट। यानी एक ग्लोमेरुलस द्वारा 1 मिनट में कितना ml रक्त का निस्पंदन होगा? तो 125 ml। अगर पूरे दिन के हिसाब से देखा जाए तो 180 लीटर एक ग्लोमेरुलस, एक नेफ्रॉन का एक ग्लोमेरुलस पूरे दिन के अंदर कितना निस्पंदन करता है? 180 लीटर। 1 मिनट में कितना करता है? 125 ml। और ये जो दर है ये क्या कहलाती है? गुच्छ निस्पंदन दर, GFR। और इस 180 में से केवल 1.5 लीटर ही मूत्र बनता है, ठीक है? फिर देखिए पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण निस्पंदन के पश्चात यूरिया को छोड़कर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लवण को वृक्क नलिका में घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, यूरिया क्या है? अपशिष्ट है। तो इसको कौन करेगा अवशोषित? कोई नहीं करेगा। करता कौन है? वृक्क नलिका में घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा। देखिए जब मैंने आपको घनाकार उपकला तक पढ़ाया तब बताया था
कि नेफ्रॉन के अंदर या वृक्क नलिका में कौन सा उत्तक है, तो घनाकार उपकला उत्तक, ये बात आ गई यहां पे। तो घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण का क्या किया जाता है, अवशोषण। ठीक है। फिर स्रवण, बचे हुए अपशिष्ट जैसे यूरिया आदि मूत्र का निर्माण करते हैं। बन गया। चलिए, उसके बाद एक हार्मोन है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन। शरीर में जल की कमी होने पर अधिक स्रावित होता है और इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स, जिसको उदक मेहू रोग कहते हैं। होता क्या है कि जब अपन पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी, जिसकी वजह से ये एक्टिव ज्यादा रहता है, ये एक्टिव ज्यादा रहता है, तो धीरे धीरे इसकी प्रोसेसिंग भी कम हो जाती है, तो इसका जो संश्लेषण है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसकी कमी से किसकी, इसकी कमी से जल का अवशोषण बंद हो जाता है। इसकी कमी से जल का अवशोषण बंद हो गया। अब जल का अवशोषण बंद हो गया तो बार बार पेशाब आएगी, और बार बार पेशाब आएगी, इसी को अपन कहते हैं उदक मेहू। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिड्स। फिर है मूत्राशय। मूत्र का स्थायी रूप से संग्रहण। मूत्राशय के 3 स्तर है भाई। पहला बाह्य स्तर, पेरिटोनियम स्तर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम स्तर। मध्य स्तर अरेखित पेशी स्तर, अरेखित पेशी स्तर। और आंतरिक स्तर होता है श्लेष्मिक स्तर। आंतरिक स्तर क्या है, श्लेष्मिक स्तर। बाह्य स्तर क्या है, पेरिटोनियम स्तर। मध्य स्तर है अरेखित पेशी स्तर और आंतरिक स्तर है श्लेष्मिक स्तर। ठीक है। एक बार में मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र का संग्रहण किया जाता है। ठीक है। फिर मूत्र की पीएच कितनी होती है, 6। अम्लीय होता है यूरिक अम्ल की वजह से। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला। इसका संगठन क्या, 95% जल, 2% यूरिया, 2% लवण और यूरिक अम्ल 1% में क्या जाते हैं, अन्य, प्लस 1% में अन्य आ जाते हैं। मूत्र में दुर्गंध किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से। ताजा मूत्र में जो गंध है वो किसकी वजह से आती है, यूरिनाइड। होता क्या है, जब अपन मूत्र उत्सर्जन करते हैं उस समय जो दुर्गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, यूरिनाइड की वजह से। ये यूरिनाइड धीरे धीरे किस में बदल जाता है, अमोनिया के अंदर। तो बाद में जो दुर्गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से। तो ताजा मूत्र में दुर्गंध यूरिनाइड, और बाद में किसके लिए, किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। ठीक है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है, ध्यान रखना। मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। यूरोक्रोम बनता कैसे, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम वर्णक बनता है। ठीक है। और ताजा मूत्र के अंदर अगर गंध पूछे तो यूरिनाइड, और अगर बाद में पूछे तो अमोनिया। ठीक है भाई, 3 स्तर आपको बता दिए, एडीएच हार्मोन बता दिया। आगे चलते हैं। चलिए भाई, मूत्र निर्माण में उपयोगी हार्मोन। मूत्र निर्माण में उपयोगी हार्मोन कौन कौन से, पैराथार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है तथा फास्फेट अवशोषण को घटाता है। यह चीज ध्यान रखना, जो पैराथार्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और फास्फेट अवशोषण को कम करता है। बड़ा करूं, ये लीजिए। ठीक है। उसके बाद में एल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, सोडियम प्लस आयन का अवशोषण बढ़ाता है तथा पोटेशियम प्लस आयन का अवशोषण घटाता है। दोनों के काम याद रखना। ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इसके बाद इससे संबंधित प्रमुख रोग कौन कौन से देखिए। सबसे पहले पीलिया, मूत्र में पित्त वर्णक अधिक पाया जाना, यानी पित्त का अधिक संग्रहित हो जाना। इससे पित्त नलिका, पित्त नहीं रे, मूत्र नलिका, कौन सी, मूत्र नलिका में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। ठीक है, नाम याद रखने ला, और कुछ नहीं। फिर है एल्के प्लेटोनूरिया, एल्के प्लेटोन्यूरिया, नाम क्या है, एल्के प्लेटोन्यूरिया।
मूत्र में एल्केप्टोन अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एल्केप्टोन अम्ल। जब एल्केप्टोन वायु के संपर्क में आता है तो मूत्र काले रंग में बदल जाता है। इसे कृष्ण मूत्र रोग कहते हैं। ये नाम पूछे नहीं पूछे, ये पूछ सकते हैं। कृष्ण मूत्र रोग किसकी वजह से होता है? तो एल्केप्टोन अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? एल्केप्टोन अम्ल की वजह से। स्टैंडर्ड चीजें हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना, देख लेना, आराम से याद कर लेना इन चीजों को। फिर पाईयूरिया, मूत्र में मवाद कोशिकाओं को पाया जाना, ठीक है। फिर अगला है डायबिटीज इंसिपिड्स, ये वापस आ गया। एडीएच, एडीएच का नाम देखो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बता चुका हूं आप लोगों को, डायबिटीज इंसिपिड्स, ठीक है। हो गया पूरा? चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला है रे ग्लाइकोसूरिया। नाम क्या है? ग्लाइकोसूरिया। सुरो है रे, सुरो कौन है? सुरो है। ग्लाइकोसूरिया, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति? शर्करा की उपस्थिति, सिंपल है। उसके बाद गाउट रोग, यह एक आनुवंशिक रोग है और रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। मूत्र से संबंधित है। रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो रोग कौन सा होता है? गाउट। उसके बाद ब्राइट, क्या नाम है? ब्राइट या नेफ्रिटिस। क्या नाम है? नेफ्रिटिस, ब्राइट या नेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के कारण, ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण ग्लोमेरुलस की जो झिल्ली होती है वो पारगम्य हो जाती है, और अगर ग्लोमेरुलस की झिल्ली पारगम्य हो गई तो जो निस्पंदन बचा हुआ था वो भी छनकर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अतः आरबीसी और प्रोटीन भी छनकर निस्पंदन में आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कौन सा रोग? ब्राइट या नेफ्रिटिस रोग। उसके बाद रुधिर अपोहन, ठीक है, रुधिर अपोहन, जिसको हम लोग क्या बोलते रहे? डायलिसिस नहीं बोलते क्या? होता क्या, जब किडनी खराब हो जाती है ना, तब कृत्रिम वृक्क के द्वारा खून को बाहर लिया जाता है, ठीक है, और उस खून का क्या किया जाता है? निस्पंदन किया जाता है। निस्पंदन होने के बाद वापस जो खून जाता है उसको थोड़ा सा हल्का सा क्या कहते हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए हल्का वो गर्म होता है, उस मशीन के अंदर हो जाता है वैसे, और उस गर्म खून के अंदर एंटी हिपेरिन मिलाकर फिर वापस से उसको कहां चढ़ाया जाता है? मनुष्य बॉडी के अंदर, जो रोगी शरीर होता है उसके अंदर। ये होता है आपका रक्त अपोहन, ठीक है। देखिए, किडनी खराब होने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसे यूरेमिया कहते हैं, यह नाम याद रखना। किडनी खराब होने की वजह से रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? यूरेमिया। उस यूरेमिया की वजह से सब प्रॉब्लम्स आ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है ना। तब क्या करते हैं? कृत्रिम वृक्क, एक मशीन है डायलिसिस की मशीन, उसके अंदर ह्यूमन यहां पे नसों के अंदर क्या लगाते हैं? अपने क्या कहते हैं उसको, सिरिंज वगैरह लगा के खून को पूरा बाहर निकालते हैं। कहां? डायलिसिस की मशीन के अंदर, कृत्रिम वृक्क के अंदर। वहां पे उसका क्या होता है? डायलिसिस होता है। डायलिसिस होने के बाद वापस से शरीर में चढ़ाते हैं, लेकिन गर्म होना चाहिए थोड़ा सा, और मिलाना क्या है? एंटी हिपेरिन। क्या मिलाना है? एंटी हिपेरिन मिलाना है। क्या मिलाना है? एंटी हिपेरिन। क्या मिलाना है? एंटी हिपेरिन, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों के आज उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट, ठीक है। अपना पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, 3 क्लास में 3 कंप्लीट। अब चौथा बचा रहा परिसंचरण या परिवहन, जिसमें रक्त परिसंचरण वगैरह सब आएंगे, ठीक है ना। कोशिश ये करेंगे बायोलॉजी जो अपनी मेन समस्या है
बायोलॉजी की समस्या काफ़ी आती है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, इसलिए पहले बायोलॉजी शुरू किए, अच्छे से अच्छा मैटर लाने की कोशिश करेंगे, और एमसीक्यू भी एक बार कोशिश करेंगे इसको पूरा खत्म कर दे, उसके बाद कंटिन्यू टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू लेके आएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बायोलॉजी ही रहेगी, अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो समय अगर बच गया, कोशिश ये रखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी निपटा दें, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या है, बायोलॉजी। यह सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कंटेंट आप लोगों के सामने कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितनी मेहनत से लिखा हुआ है, और बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुक से लिखा हुआ है, जो अपनी ऑथेंटिक किताबें हैं वहीं से, बाहर से कहीं से नहीं, कचरा कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, ठीक है ना। तो ये अपना आज उत्सर्जन कंप्लीट हो गया, और उत्सर्जन कंप्लीट होने के बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे परिवहन, ठीक है, जो पादपों में परिवहन और जंतुओं में परिवहन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए क्लासेज, पढ़ते रहिए, और कम से कम 10-15 लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।